पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग ऑफिस में जाके भी काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी सबसे आसान काम दें। अब कंपनी ने मुश्किलों को हल करने के लिए आपको रखा है ना। बहुत सच बात है। अभी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी पॉडकास्ट के मेहमान हैं साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं और मुख्तलिफ NGOs के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, टीम वर्क का क्या रिज़ल्ट है और बॉसेस और मैनेजमेंट के दरमियान किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की पॉडकास्ट होगी, स्पेशली वुमेंस के लिए, लड़कियों के लिए, यंगस्टर जो हमारी नई नौजवान नस्ल आगे अपने कैरियर को स्टार्ट करने वाली है। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि आज की पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह आप कामयाब बन सकते हैं। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिस? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरह आप आपकी साइकोलॉजी फील्ड से निकल के किस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में इन हुई और अभी आप ट्रेनर भी हैं और मुख्तलिफ NGOs के साथ काम भी कर रही हैं। काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। So this is Aruj, as you Aruj told Fatima. everyone. So I'm not from Lahore. I'm from Sadiqabad district, Rahimia Khan. So I think this is my first introduction to anyone. So I came to Lahore in 2017 और मेरी ये जो जर्नी का स्टार्ट हुआ था ये हुआ था थ्रू NGO सेक्टर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही आई स्टार्टेड वर्किंग विद डिफरेंट NGOs और उसके बाद हमने एक अपनी NGO बनाई, इस पर हमने प्रॉपरली काम किया। आफ्टर दैट मेरी ग्रेजुएशन के दौरान ही आई गॉट माई फर्स्ट जॉब जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड थी, क्योंकि ऑलरेडी NGO सेक्टर में काम कर चुकी थी। कुछ स्किल्स जिन पे हम बात करेंगे भी आज वो बिल्ड ऑलरेडी आप ले चुकी थी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं ना जो कि रिक्वायर होती हैं हर एम्प्लॉयर को आपसे, वो ऑलरेडी सीख ली थी। तो आई गॉट माई फर्स्ट जॉब अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एन इंटर्नशिप। दिस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट आई हैव। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। आई लर्नड एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज ए लीड लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर अ कंपनी। सो दिस इज़ अ स्मॉल स्वीट जर्नी आई हैव। नहीं, आपने बताया ना कि आप लाहौर से नहीं है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो भी बंदा लाहौर आता है ना वो लाहौर से जाता ही नहीं। लाहौर अपने हिसार में ले लेता है हर बंदे को। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो भी लाहौर में आता है, आउटसाइडर जो है वो सक्सेसफुल है लाहौर में, और लाहौर वाले मेरे ख्याल कम सक्सेस है। आई थिंक अपॉर्चुनिटी का फुकदान होता है, वहीं पे उसकी कदर सबसे ज़्यादा होती है। जिस एरिया से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ यहाँ पे शायद लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जॉब के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से। तो मुझे लगता है लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप राइट पोटेंशियल के साथ राइट प्लेस पे यहाँ पे आते हो तो यू लर्न अ लॉट। और जितनी फास्ट ग्रोथ लाहौर और जो हमारे कैपिटल सिटीज़ आपको देते हैं शायद बहुत मुश्किल होते हैं। इसी से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ कि जो भी अभी लाहौर में आना चाह रहे हैं या अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं लाहौर में, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जिस तरह आपने बताया कि आपने स्टार्ट में भी NGOs में एज ए ट्रेनिंग आपने जॉब स्टार्ट कर दी, तो उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए? आई थिंक लाहौर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है और आपकी सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट NGOs हैं वो लाहौर के अंदर बैठी हुई हैं। जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं सारे के सारे लाहौर से हैं और वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है अपने आप को प्रिपेयर करना फॉर द फ्यूचर जॉब्स। क्योंकि NGO और कॉर्पोरेट में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का फ़र्क होता है, मोर और लेस स्ट्रक्चर, काम की नौयत वही होती है जो आप नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो। तो अगर आप किसी बैकग्राउंड सिटी से आए हो तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ आपकी पर्सनालिटी उस तरीके की डेवलप नहीं हुई होती। तो काम करें अपने ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने बाहर निकलें। सिर्फ ये नहीं करना कि GPA लेना है, नंबर लेना है और बस कार्ड्स पे अच्छे स्कोर होने चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें एंड यू विल सी कि वहीं से आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी कि यू विल ग्रो इवेंचुअली। तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसे NGOs या ऐसे अदारे हैं जो एज ए स्टूडेंट जो जहाँ पे लोग काम स्टडी कर रहे हैं वो साथ साथ वहाँ पे ट्रेनिंग भी ले सकें? अपने नाज़रीन को, देखने वालों को अगर आप गाइड कर दें कि वो पार्ट टाइम पे इन जगहों पे 2-3 घंटे या वीक में 2-3 घंटे दें ताकि वो अपनी ग्रूमिंग कर सकें, कोई रिकमेंड कर दें? बहुत सारी NGOs हैं, अखुवत है, अल खिदमत है, उसके अलावा यूथ की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो लाहौर में काम कर रही हैं, अलग अलग ट्रस्ट है। इन सबको वॉल्टियर्स चाहिए होते हैं। ज़मान फाउंडेशन है, मुझे आहिस्ता नाम याद आ रहे हैं। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनको हमेशा वॉल्टियर्स चाहिए होते हैं। जैसे भी फ्लड का एक बहुत बड़ा उनको उस दौरान बहुत सारे वॉल्टियर्स चाहिए थे। उन्होंने यूथ को इंगेज किया, उसमें वॉल्टियरली बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अगेन रेदर देन आपके पास चॉइस है ना कि आप अपना जो टाइम है वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, गपशप कर रहे हो या आप किसी प्रोडक्टिव काम के ऊपर लगा रहे हो, तो वो अगर आप लगाएंगे तो होपफुली यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और इवन बहुत सारी NGOs ऐसी हैं लाहौर में जो कि आपसे पेड काम भी देती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपने एज अ वॉलंटियर सीखना है। पे बैक भी करती हैं।
मैंने देखे हैं लोग जो कि यूनिवर्सिटी से निकले हैं और फिर वो आगे एनजीओज़ में ही जाके बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। अगर आप में वो जज्बा है कि मैंने ह्यूमैनिटी को ही सर्व करना है, मैंने कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, सो वो एक प्लेटफॉर्म है यानी जो वहाँ आपके पे भी लिए ओपन है। एनजीओज में भी पैसा है, ये नहीं है कि वहाँ पे आपने वॉलंटियर ही करना है सब कुछ। आम ज़ाहिर आम बात है। आम कंसेप्ट यही है हमारे जहन में, आम बंदे के जहन में, कि वहाँ पे फ्री काम होना है, नहीं वहाँ पे पे बक नहीं होगा। करंटली मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, हमारी एक एनजीओ है और उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे के सारे पेड हैं और बहुत अच्छे लेवल पे उनको पे किया जाता है, क्योंकि वो भी एक सिस्टम उन्होंने डेवलप करना होता है ताकि जो अच्छाई का काम है उनको कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि आपने बेसिक नीड्स जब अपनी टीम की पूरी करेंगे देन दे विल बी मोटिवेटेड कि वो दूसरों के लिए कोई खैर का काम करें। लड़कियों को जॉब अपनी कैरियर स्टार्ट करने से पहले, जिस तरह लड़के तो उनको के पास अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन लड़कियों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल बहुत कम होती है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके एज ए ट्रेनिंग ले सकें। तो उनके लिए कोई ऐसा सेटअप है पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ास तौर पे, कि जहाँ पे लड़कियाँ जो फ्रेश यहाँ पे हॉस्टल्स में रह रही हैं वो भी वहाँ पे जाके पार्ट टाइम पे ट्रेनिंग ले सकें? आई थिंक आपके सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म तो आपका यूट्यूब है और YouTube बहुत सारे आजकल है, ऐसे बिल्कुल ई ठीक। लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, टेक्निकल भी होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं, जैसे कोर्सेरा है, यूडेमी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप जस्ट सर्च करें कि आई नीड अ फ्री कोर्स, तो वो आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते का एक पूरा वो मॉड्यूल दे देता है। आप घर पे बैठ के अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हैं। अब हम उस एरा में नहीं रहे कि हमें फ़िज़िकली डिपेंडेंट जाने हैं की कहीं ज़रूरत है, जाके बिल्कुल। सीखने में। मुझे लगता है कि अगर मैं एक छोटी सी सिटी से निकल के प्राइवेट जॉब के अंदर आ सकती हूँ तो ये किसी लड़की के लिए इतना कोई भी आ मुश्किल सकता काम नहीं है, लेकिन आपका फोकस और डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे ग्रूम करें। बहुत सारे लोग हैं जो अवेयरनेस दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बैठ के ट्रेनिंग्स आपको देते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, आप उनसे सीखें। और बेहतर है घर में बैठ के सीखें, अपनी एज में सीखें रेदर देन यू वाना गो आउट। और सबसे अच्छा लर्निंग का तरीका तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना, किसी चीज़ को करके फिर आप सीखो। तो आप एनजीओज़ में जाएं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं वो वांट आपके कंफर्ट में, वो आपको जॉब भी कंपोज करके देती हैं, आप काम करती हैं, सीखती हैं और खुद को प्रिपेयर करती हैं कि आने वाले दौर के अंदर जब मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगी या कंपनी में जाऊंगी तो मैंने किस तरीके से खुद को लेके चलना है। मिस, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में डेफिनेटली मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और यहाँ पे आम तौर पे ये समझा जाता है कि लड़कियों की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। अगेन मैं वही बात करूँगा कि लड़कियों को मेल डोमिनेंट सोसाइटी में किस तरह ख़ुद को मरवाने के लिए, किस तरह वो कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी जगह बनाएं, किन चीज़ों को उनको मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि जब भी वो कैरियर स्टार्ट करें उनके माइंडसेट में ये चीज़ें हों कि ये मुझे आगे जो है ना फेस करनी पड़ेंगी प्रॉब्लम्स। तो ये एक पॉइंट हाईलाइट करें लड़कियों के लिए स्पेशली, ताकि वो जॉब कैरियर स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। आई थिंक एक्सपोजर की कमी है फीमेल्स में अभी भी। स्टिल ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें। अब लड़कियां मोर कॉन्फिडेंट हैं आजकल, लड़कियां कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है वो क्या करना चाहती हैं। मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी फीमेल्स देखी हैं जो बिज़नेस के अंदर खुद एज अ एंटरप्रेन्योर ऐड ऑन हो रही हैं और बहुत अच्छी उनकी डायरेक्शन है। आई थिंक स्टिल एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन जो मैंने कहा ना, वो एक माइंडसेट होता है कि मैं तो औरत हूँ और मैंने वुमेन कार्ड प्ले करना है एट वर्क प्लेस, उसको मिनिमाइज करें। वो माइंड से निकालना पड़ेगा लड़की। बिल्कुल, वर्क प्लेस पे मेल फीमेल नहीं होता, वर्क प्लेस पे आप प्रोफेशनल होते हैं। इट्स अ वेरी जेंडर न्यूट्रल टर्म। ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रोफेशनल बने, अपने काम के अंदर इतने स्किलफुल हों कि कोई और ना हो, जब भी वो काम का जिक्र हो तो अच्छा है कि ये फ़लानी बंदी है, उसको दे दे, उसको ये काम आता है, उसको दें। तो अपने काम से मनवाएं खुद को। और जब आप अपने काम के अंदर स्किलफुल होते हो, कंपनीज आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं क्योंकि उनको ऐसे ही रिसोर्सेज की ज़रूरत है। लेकिन उसमें डेफिनेटली आप जिस कंफर्ट जोन में आप ब्रॉटअप में बड़े हुए हो, वो कंफर्ट जोन आपको नहीं मिल रहा होगा। आपको पुश करना पड़ेगा अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने लिमिट को, अपने नॉलेज को इन्हांस करना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूसली सीखने का अमल जारी रखना होगा, कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, कुछ थेरेटिकल लर्निंग से। आई हैव डन माई मास्टर्स, आई एम प्लानिंग टू डू PhD एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे करियर में एक नौजवान बहुत ज़बरदस्त चीज़ आएगी। मुझे अब भी कोई भी ट्रेनिंग मिलती है, मैं ट्रेनर हूँ, मैं खुद जाके ट्रेनिंग्स लेती हूँ ताकि मेरा नॉलेज इन्हांस हो, क्योंकि एक लेवल तक मैं आ गई हूँ। इस लेवल से 1 लेवल अप तक जाने के लिए मुझे अपस्किल करने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब मैं अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करूँगी। रेदर देन मैं अगर बैठी रहूँगी कि अच्छा मैं तो फीमेल हूँ, मुझे इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आई थिंक ये बस एक मिथ है। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, आपको तलाश करने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। माशाल्लाह आजकल के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं
इफ़ आई एम सिटिंग हेयर तो इट्स मीन्स कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्टिव है तो आप परमिशन फ्रीडम दी हुई है टू बी हेयर। तो इसी तरह डेफिनेटली उनको आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारी बेटी जहाँ पे जा रही है वो आपने कॉन्फिडेंस दिया है उनको, तो वो उनको उसको कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इर्द गिर्द मेरी टीम के अंदर ज़्यादा फीमेल्स हैं, तो दैट्स अ प्राउड थिंग फॉर मी। और सारी की सारी लीड रोल्स के ऊपर, ऐसे नहीं है कि वो कोई छोटा रोल कर रही हैं कंपनी के अंदर। सो आई थिंक अगर उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकली है तो उन्होंने ढूंढी है, तो हर किसी बंदे के लिए तो जैसे सीखने का मजा आया की ज़रूरत है। पिछले दिनों हमारी पॉडकास्ट में ना अली बाद साहब आए थे, बड़े फेमस ट्रेनर आप जानती होंगी, तो उन्होंने यही बात की कि लोग मुझे सुनते हैं, तो जब बंदा सुना रहा होता है तो वो उसके इल्म में इजाफा नहीं होता, वो अपनी ही बात को रिपीट कर रहा होता है, लेकिन इल्म में तब इजाफा होता है जब आप किसी को सुनते हैं। तो सुनने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अली बाद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि मैं खुद भी जब सुनता हूँ तो मुझे नॉलेज मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही मिसी बॉसेस और एम्प्लॉयर के दरमियान गैप को किस तरह दूर किया जा सकता है? एक एम्प्लॉय को किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि बॉसेस के दरमियान जो गैप होता है या डर होता है या खौफ होता है कि बॉस के सामने कैसे जाना है, इसको कैसे ओवरकम कर सकती है? आई थिंक अब तो दोनों यानी मेल फीमेल बदल रहा है बहुत ज़्यादा माहौल ऑफिस का भी, क्योंकि हमारी ये जो जेन जी और जेन अल्फाज आ रहे हैं ना, इनसे आप डंडा मार के काम नहीं निकलवा सकते, ये अगले दिन नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो आई थिंक कंपनीज रियलाइज़ कर रही हैं और बॉसेस या मैनेजर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है इस बात पे कि आपने किस तरीके से उनका भी इनपुट लेके फिर उनसे काम लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, लोगों को इंक्लूड करके देन उसको लीड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट से मुझे लगता है कि आपको अपने बॉस के पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, उसके नज़रिए को समझना चाहिए कि वो आपको जो काम दे रहा है उसके पीछे क्या थॉट है, उसका रिज़ल्ट क्या चाहता है वो, उसका आउटकम क्या निकलेगा, आपके लिए उसमें क्या है, आपके काम के लिए उसमें क्या है, उसको अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग ऑफिस में जाके भी काम नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जी सबसे आसान काम दें। अब कंपनी ने मुश्किलों को हल करने के लिए आपको रखा है ना, अगर मुश्किलें हल हो जाए तो हमारे जैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है उनको। तो जब हम मुश्किल से भागते हैं तो वो ऑब्वियसली हम बॉस से भी भागेंगे, उसकी बात से भी भागेंगे, वो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आई थिंक मेजॉरिटी केस के अंदर हम समझ नहीं पाते हैं कि अगर कोई बॉस हमें काम दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है। एट द सेम टाइम बॉस हमें समझा नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो कहते हैं जी सिर्फ मेरी बात मानो, तुम्हारे जो भी सवाल है उनके जवाब मैं नहीं दूंगा। तो आई थिंक ये दोनों एंड से काम करने वाली चीज़ है कि आप अपना बार थोड़ा सा डाउन करें, उस बंदे से पूछें, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको बताएं। एट द सेम टाइम एम्प्लॉय के लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, जैसे सेठ अक्सर कहते हैं ना कि हाँ मेरे एम्प्लॉय को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये बहुत सच बात है। अभी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ये एक अच्छा प्रोफेशनल की निशानी नहीं है। अगर कंपनी का 100 रुपये का नुकसान हुआ है तो आपको वो 100 रुपये का नुकसान आपने भी महसूस करना है, तभी आप एक अच्छे एम्प्लॉय, अच्छे प्रोफेशनल बनते हो। और आपको जब आप ऑनरशिप लेते हो तो जो आपका बॉस होता है या सेट होता है वो भी आपको एक नॉलेज करता है, उसको पता होता है कि ये वो बंदा है जो मेरे साथ लॉयल है, वफादार है कंपनी के साथ, और ये कुछ आउटपुट दे के निकलेगा क्योंकि ये कंपनी को अपना समझता है। वरना उसको पता है चाहे 1 साल मेरे पास काम करेगा, अगले साल कहीं और होगा, अगले साल कहीं और होगा, तो वो आप पे क्यों अपना इन्वेस्टमेंट करे भी किसी भी किस्म की। इमोशनल है, इंश्योर करवाना पड़ेगा एम्प्लॉयर को कि कंपनी के लिए लॉयल है। बिल्कुल, आपने ऑनरशिप लेनी है, बॉस ने आपको कंपनसेट करना है उस ऑनरशिप के लिए, और दैट्स ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो फिर कैरी फॉरवर्ड करता है। एक बड़ी कॉमन बात है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सुबह 9 बजे आते हैं और 5 बजे उनका टारगेट होता है कि क्लोज करना है और निकलना है। इस ऐसे जो एम्प्लॉयर होते हैं या मुलाजम होते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो सही करते हैं कि 5 बजे का टाइम नोट कर रहे होते हैं, काम अगर पेंडिंग है तो है छोड़ के चले जाते हैं? अच्छा, अब तो पॉलिसीज़ बदल रही हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे आ गई हैं कंपनी, जिसमें वो कहते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है, आपके लिए 2 दिन का टाइम है, सारी रात लगा के कर दें और 1 दिन फ्री घूम लें, या अपना टाइम डिवाइड कर लें 2 डेज़ के अंदर कि आपने उसको कैसे करना है। 9 to 6 वाला कल्चर पाकिस्तान में अगेन इस वजह से है कि लोग वक्त को वैल्यू नहीं देते हैं, काम को वैल्यू नहीं देते हैं, तो मजबूरन जो आपका एम्प्लॉयर होता है, ये HR होता है, उसको आपको बाउंड करना पड़ता है कि उसको पता है अगर मैं इसको फ्लेक्सिबल टाइमिंग दूंगा तो ये जो 5 घंटे काम कर रहा है इससे भी 3 काट के मुझे काम करके देगा। क्योंकि अभी भी 9 बजे वाले पे भी लोग 9 बजे आ ही नहीं रहे होते, 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, और ठग 5 बजे उनको होता है कि हमें जी घर जाना है। लेकिन मुझे लगता है जो आने वाली वर्क फोर्स है हमारी, वो बहुत अच्छी है फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ,
और अगर हम उनके साथ प्रोजेक्ट बेस्ड चलते हैं तो आई थिंक हमारा काम ज़्यादा कर देंगे और कम वक्त में कर देंगे, रेदर देन उनको टाइम बाउंड करें। सेकेंड, दूसरे एंड पे हमें अगेन प्रोफेशनल बनने की ज़रूरत है। एक प्रोफेशनल की निशानी होती है कि वो टाइम की कदर करता है और जो उसकी कमिटमेंट है काम की वो उस ड्यूरेशन के अंदर पूरी करके देता है, बाय हुक और बाय क्रुक। सम टाइम वो अपना शायद पर्सनल टाइम में से भी टाइम दे रहा होता है क्योंकि उसकी एक कमिटमेंट होती है। और वही लोग हैं फिर जो आगे आके CEOs बनते हैं या कंपनीज को ऑन करते हैं, बाकी तो वो फिर छांटी हो जाती है ना, वो स्किप्ड हो जाते हैं। वो फिर उसी आप देखेंगे 15-15 साल वो एक ही डेजिग्नेशन पर बैठा होता है बंदा, क्योंकि उसने कभी वन हेड जाके काम नहीं किया जाता। तो ग्रो के करने के लिए आपको वन लेवल अप काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। फिर मोर देन 8 आवर्स काम करना पड़ेगा उसको। अगर बिल्कुल, मैंने जो CEOs हैं या लोग बिजनेस रन करते हैं उनको 24/7 काम करते हुए देखा है, फिर उनके बिजनेस ग्रो होते हैं। हमें कहते हैं जी वर्क लाइफ बैलेंस होना अच्छा, चाहिए। मिस ये CEOs की मेंटालिटी क्या होती है वैसे? जो CEOs बनते हैं, जो उस टाइप के जो लोग हैं बड़े CEOs कंपनीज के होते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या होती है? अगर एक आम बंदा, एक जो एम्प्लॉई है, वो अगर उनकी मेंटालिटी को समझना चाहे ताकि वो उसके मुताबिक अपने आप को ग्रो करे। आई थिंक बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एज एम्प्लॉय आप ये देखते हो कि अच्छा मैंने काम किया ना किया, महीने के बाद मुझे सैलरी मिल जानी होती है। बिल्कुल। CEO को होता है कि मैं काम करूँगा तो मेरा बिजनेस इतना अर्न करेगा, तो जिसकी वजह से वो 24/7 भी काम कर रहा होता है। प्रॉफिटेबिलिटी बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एम्प्लॉई हैं और आपने ज़िंदगी में कभी CEO बनना है, तो बिज़नेस नंबर्स को अंडरस्टैंड करें कि नंबर्स कॉर्पोरेट के अंदर किस तरीके से रन होते हैं, कौन सा नंबर किसको इम्पैक्ट करता है, क्या आपके एक्सपेंसेस आपकी सेल से ज़्यादा तो नहीं है, नेट प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो। कंपनीज रन हो ही जाती हैं, एंड में पता लगता है जी उतनी सेल नहीं की जितने खर्चे कर लिए। सो ये बहुत स्मॉल सी चीज़ है, बहुत स्मॉल स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक अच्छा CEO इसको भी स्ट्रैटेजाइज करता है कि मैंने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना, कौन सी मेरी लग्जरी है, कौन सी मेरी बेसिक नीड है, कौन सी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की चीज़ें हैं और कौन से नंबर्स हैं। तो मैंने किस टाइम पे क्या काम करना है। आपकी कंपनी लॉस में, आप कहें जी हमने एम्प्लॉय एंगेजमेंट की एक्टिविटी करानी है और 1 लाख उठा के उस पर लगा दें, सो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं एक एम्प्लॉय होऊंगा तो मैं कहूँगा जी नहीं नहीं, मेरी तो वो 1 लाख की एंगेजमेंट एक्टिविटी कराएं, आपके प्रॉफिट लॉस का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो मुझे उससे गर्ज नहीं है। CEO वाले एम्प्लॉय इस तरीके से सोचते हैं कि हर चीज़ का इम्पैक्ट आउटकम पे किस तरीके से आ रहा है, उसको विजुलाइज करना, उस पर एक्शन लेना। इवन अगर आप किसी डिपार्टमेंट को लीड भी कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से करते हो तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज आप लेके आते हो, बहुत अच्छी इंटरवेंशंस लेके आते हो, जिससे आपकी कंपनी ग्रो करती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कुलीग के साथ जो ताल्लुकात होते हैं आपस में, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं? एज ए वुमेन, एज ए लड़की, वो कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकती हैं कंपनीज में, लिमिट्स को मद्देनज़र रखते हुए? बिल्कुल, अगेन हमारी ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों को प्रिपेयर नहीं किया गया को वर्किंग कल्चर के अंदर। आप शायद मोस्ट ऑफ द मेल्स जो कि पहले वर्क कल्चर में आए हैं हमारे, उन्होंने शायद यूनिवर्सिटी में जाके फीमेल्स के साथ उठना बैठना शुरू किया, सही। या काम पे गए तो उनको पता चला कि अच्छा ये फ़ीमेल होती है, इसको उठने बैठने के तरीक़ेकार ये हैं, हमारे ये हैं। सो आई थिंक एक तो आपकी वैल्यू सिस्टम आपको ये बताता है कि आपने किस तरीके से उठना बैठना, और सबको बेसिक पता होती है कि एथिक्स क्या हैं, डिसेंसी की लिमिटेशंस वहाँ से क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक यही वो चीज़ है जिसका सबसे बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है पिछले कुछ सालों में। कंपनी ने, आप सुनते होंगे, कंपनी ने हरासमेंट पॉलिसीज़ बना दी क्योंकि किसी फ़ीमेल ने किसी मेल को हरास कर दिया, या इल्ज़ाम लग गया कि किसी मर्द ने किसी फ़ीमेल को हरास कर दिया, और बाद में पता चला कि वो भी सिर्फ एक इल्ज़ाम था प्रमोशन लेने के लिए, या फ़ीमेल थ्रेट कर रही थी। सो एक तो आपकी अपनी इनफरादी जिम्मेदारी है कि आप डिसेंसी का लेवल ना छोड़ें। अगेन मैं लफ्ज़ रिपीट करूँगी, प्रोफेशनलिज्म, अपने काम के साथ लॉयल रहें, अपने काम, क्योंकि आपका फेस वैल्यू होता है। आप जब किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, सिर्फ उस कॉर्पोरेट में लोग आपकी बात बाहर भी जाके करते हैं, तो आपकी नेटवर्किंग हो रही है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी एक फेस वैल्यू है। तो जैसी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वैसी ही बात बाहर निकलेगी। इवन जब हम किसी नए बंदे को रिक्रूट करते हैं, हम चेक करते हैं बैकग्राउंड कि प्रीवियस कंपनी में इसके कोई ऐसे केसेस तो नहीं थे, ऐसे कोई फीमेल के साथ ये डिस्कम्फर्ट या इस तरह की कोई सिनेरियोस तो नहीं रहे, क्योंकि वो एम्प्लॉय हमारे लिए अच्छा एम्प्लॉय है ही नहीं हमारे कल्चर के लिए, तो हम तो उसको रखेंगे भी नहीं। तो HR अब इस तरीके से सोचना शुरू कर रहा है, और इस पर पॉलिसीज़ बन रही हैं मल्टीपल
कि और उस पर ट्रेनिंग्स भी कराते हैं हम, जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग कराते हैं कि एक ऐसा इन्वामेंट जिसमें ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों हैं, तो उसमें फ़िज़िकली वर्बली कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और इन केस आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो कौन सी रेलिवेंट बॉडीज़ हैं जिनको आपने जाके बताना है ताकि उस पर कोई रद्द अमल दिया जा सके। क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है और कंपनी इसको इग्नोर कर रही है तो कंपनी के कल्चर के लिए वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। आधा दिन तो फिर आपके एम्प्लॉयज़ यही डिस्कस करते रहेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ाया हो रही है। प्रोडक्टिविटी ज़ाया होने का मतलब है कि आप प्रॉफिट तो अचीव नहीं कर पाएंगे साल के आखिर में, डेफिनेटली लॉस में जाएंगे, क्योंकि आपका 9 से अगर 6 भी कोई का एम्प्लॉय काम कर रहा है, आधा टाइम उसका कहाँ गुजर रहा है, इन बातों के अंदर गुजर रहा है। तो आपने इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करना होता है। इसी के लिए अब साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं कंपनीज़ के अंदर ताकि कल्चर के इस तरह के फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और उस पर कोई रेमेडी लेके आई जा सके। बाकी आपकी इनफरादी एक ज़िम्मेदारी है कि आपने खुद अपने वैल्यू सिस्टम को कंपस रख के ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। उसकी लाइंस ऑलरेडी हमारे माशरे में बहुत अच्छी सिखाई जा रही हैं, हमारे मज़हब में भी डिफाइन है लाइन सारी, बिल्कुल। तो आप उन्हीं को मद्देनज़र रखेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। आपके अंदर इनबिल्ट एक कंपस है, आपको किसी कंपस की ज़रूरत ही नहीं है कंपनी से। बट इफ़ नॉट, आपको ये भी बताना चाहिए कि इस सिनेरियो के अंदर आपने किस बॉडी को अप्रोच करना है। मेरा ख्याल है लड़की की बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वही सब कुछ बता रही होती है कि अगले लड़के को मर्द को कि भाई इसके साथ क्या लिमिट मैंने रखनी है। तो मेरा ख्याल है लड़की को सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो, आई वुड से मेल एंड फीमेल बोथ। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुने हैं जहाँ पे फीमेल ने मेल को हरास किया। अच्छा, ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ मर्द ख़वातीन ही हरास होती है, माशाल्लाह से मर्द भी बहुत ज़्यादा हरास होते हैं हमारे माशरे में। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, उस पर इतने वोकल नहीं है वो, या वो सेंसिटाइज ही नहीं होते, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाती हैं, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लग जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट पे बहुत बड़ी बात आ जाती है, तो वो उस इन्वायरमेंट तो काम ही नहीं कर सकते ना। तो ये तो दोनों की ही जिम्मेदारी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेल एंड फीमेल, एज अ वट एवर जेंडर यू आर, आपने उस प्रोफेशनलिज्म को सामने रख के, अपने कंपस को सामने रख के जो भी एक्टिविटी करनी है वो करनी है। अगर आपको कहीं भी कोई शक व शुबा हो रहा है तो हर कंपनी के अंदर एक रेलिवेंट बॉडी होती है जो आपका HR होता है, आप उसको जाके बताएं कि मैं इस सिनेरियो से गुजरा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इससे कैसे पास ऑन हूँ या इसको कैसे रिएक्ट करूँ, आप मुझे गाइड दें, आप मुझे बताएं कि कैसे इस पर चलना है। तो अच्छी कंपनीज बताती हैं आपको, गाइड भी करती हैं इसके ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है और एज ए टीम लीडर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टीम लीडर काम करना चाहते हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीम वर्क होता है। आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में तो कोई काम कर नहीं सकते। लेट सपोज अगर आप एक टेक्सटाइल ब्रांड है तो आपके डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाना है, सप्लाई चेन ने उसको प्रोड्यूस करना है और रिटेल ने उसको बेचना है, बिल्कुल ठीक, मार्केटिंग ने उसको जी दिखाना है, और बाकी जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने इन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट देनी है सबसे अच्छी, ताकि वो अच्छी डिज़ाइन बनाएं, अच्छी प्रोडक्शन करें, ऑन टाइम करें और सेल करें। अगर डिज़ाइन वाला बोले जी मैंने तो अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाना है और रिटेल वो बिकता है नहीं बिकता, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर कंपनी अगेन वही होगी ना, बंद हो जाएगी कुछ सालों में, जो कि ज़्यादातर कंपनीज़ के साथ होता भी है पाकिस्तान में। कुछ अरसे के बाद वो बंद हो जाती हैं क्योंकि हर बंदा कहता है जी मेरा ओपिनियन ठीक है। तो एक चीज़ होती है कि हम ये फ़र्क लगा दें सीधा सीधा कि तुम बोलो तो मैं सही हूँ, कभी कभी दोनों सही होते हैं। आपको एक मिड वे निकालना होता है, एक म्यूचुअल डिसीजन लेना होता है जब आपने म्यूचुअली काम करना है। सो टीम वर्क इज़ एवरीथिंग, नॉट सिर्फ आपकी टीम में, आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी टीम वर्क आपका होना चाहिए। उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी मुश्किलात को समझना, उस पर सोल्यूशन देना, रैदर देन आप और मुश्किलात क्रिएट करी जा रही है दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए। एज अ लीडर आपको कैसा टीम के साथ होना चाहिए? आई थिंक एक होती है टास्क ओरिएंटेशन, एक होती है पीपल ओरिएंटेशन। टास्क ओरिएंटेशन हम कहते हैं कि आप सिर्फ फोकस हो कि मैंने काम निकलवाना है। बंदा चाहे आपका डिप्रेशन में चला गया है, आपको रिजल्ट चाहिए, इतना वर्कलोड है कि आप जी रिजल्ट दे दें। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारे कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, तो इसको हमें मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। खुद पे काम करें, अपनी टीम के काम करें, अपनी सीट को छोड़ें, एक बेटर पोजीशन के ऊपर जाएं और सीट छोड़ें अपने जो जूनियर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, ताकि एक तगय्युर आए आपकी टीम के अंदर। वो कहते हैं ना, हिलती हुई चीज़ जो होती है वो शफाफ होती है, वो प्योर होती है। जो कांस्टेंट हो जाए या साकिन हो जाए वो तो फिर उसमें इम्प्योरिटी आना शुरू हो जाती है, उसमें मसले क्रिएट होना शुरू। तो एक बड़ा कोर प्रिंसिपल है जिस पे इकबाल ने बहुत बात की है। कंपनीज में ना मोस्टली जो CEOs या डायरेक्टर होते हैं वो रेफ़र कर देते हैं नीचे वाले डिपार्टमेंट को, इस HR डिपार्टमेंट को इस बंदे को रेफ़र कर दें अंडर हैंड।
और वो हायर भी हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये बंदा इस पोस्ट के लिए तो एलिजिबल ही नहीं था। तो इसके इस तरह की पोस्टिंग पे कंपनी पे किस तरह के असरात होते हैं, इसके ऊपर क्या अच्छा, कहेंगे जहाँ पे ये कल्चर होता है डेफिनेटली कंपनी में एक तो कल्चर बहुत टॉक्सिक होता है, आपका जो अच्छा टैलेंट है वो कंपनी में आता नहीं है, और जो लोग आते भी हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक डेजिग्नेशन के ऊपर जाते हैं, और जब उनको पता चलता है कि ऐसी कोई हायरिंग हुई है या कंपनी ने बिना वेरिफिकेशन के किसी को हायर किया है, तो उसके बहुत गलत असर साइकोलॉजिकली भी जाते हैं। और डेफिनेटली जब मेरिट पे नहीं है तो वो आपको वो काम नहीं देगा, उसके काम करने के लिए आपको एक और बंदा हायर करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक इन सो मैनी वेज। बट आई थिंक अगेन अब रियलाइजेशन हुई है कंपनीज़ में इस चीज़ को भी लेके, और इवन अब रेफरेंस हमेशा देते हैं, आपके होना भी चाहिए, अच्छा रेफरेंस हो, एक अच्छा नेटवर्किंग होता है, आप अच्छी टैलेंट पूल को लेके आते हो, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी अच्छी है एचआर की, आपका रिक्रूटमेंट की मेरिट बेस्ड पॉलिसी है, तो आप उस पर एक वर्डिक्ट दे देते हो कि हमने इंटरव्यू किया इस बंदे का, ये एलिजिबल था या नहीं था, फीडबैक कैसा था हायरिंग मैनेजर का या रिक्रूटमेंट मैनेजर का, एंड देन आप उसको फॉरवर्ड करके भेज देते हो कि हमने इस बेस के ऊपर इसको रिजेक्ट कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया है। सो अब वो कल्चर आना शुरू हुआ है। अदरवाइज एचआर डिपार्टमेंट है वो उस पर स्ट्रांगली उसको अपने कमेंट्स देने चाहिए। बेसिकली ये एचआर की रेगुलेशन होती है क्योंकि आप बीच के स्टेक होल्डर हो, आपने इस साइड को भी रखना है और आपने मैनेजमेंट साइड को भी रखना है, और ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट इसलिए एचआर के अंदर होता है क्योंकि आपने सिखाने वाली चीज़ ऊपर भी सिखानी है और नीचे भी सिखानी है। तो इट इज़ योर ड्यूटी कि कोई भी बंदा जो ऐसा किसी लेट सपोज किसी पावरफुल पोजीशन पे है, किसी को रेफ़र कर रहा है, तो आप उसको समझाएं कि इसको रखने से आपके ये डिपार्टमेंट के नुकसान आता है और ये आपके फ़ायदे हैं। तो आप पिक एंड चूज़ करें कि आपने किस जजमेंट के साथ। एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है वो भी डीमोटिवेट हो सकता है ना अगर वो किसी को ऐसे डिपार्टमेंट लोग आपकी सबसे ज़्यादा ग्रीवांसेस इसी बात पे आती हैं कि वो इतना फेवरेट किया है, फेवरेटिज्म का कल्चर प्रमोट करती है ना, क्योंकि वो सिर्फ अब हायरिंग पे फेवरेटिज्म नहीं लेगा, वो आके 4 दिन बाद अपनी सैलरी पे भी निगोशिएट करेगा, फिर वो पर्क्स एंड बेनिफिट भी सबसे ज़्यादा चाहता होगा। फिर अगर आपका लेट सपोज कल्चर ऐसा है कि थोड़ी सी आपके मैनेजर की बटरिंग कर दी तो उसने सारी बातें मानना शुरू कर दी, तो एक बहुत एक एक्सट्रीम गैप बन जाता है। तो आपके 4 जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो बस मौका ढूंढ रहे होते हैं कि हमें किसी और अच्छी कंपनी में जॉब मिले और हम यहाँ से जाएं, क्योंकि ये कंपनी इंसाफ तो करती नहीं है। तो अगेन कल्चर आपका ख़राब होता है उस चीज़ से। तो जब इसकी रियलाइजेशन हुई है और एचआर ने रेगुलेशंस ली हैं, तो इस पर सिस्टम भी बनाता है एचआर कि हमने किस तरीके से कैटर करना है इन चीज़ों को। और आई थिंक 100% तो नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर में ये एक बड़ी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, आप इसको कैसे तरबियत से नहीं निकाल सकते इस चीज़ को, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल चेक एंड बैलेंस आ सकता है इस चीज़ के ऊपर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लड़कियां काम कर रही हैं, लड़के काम कर रहे हैं, 10 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पे उस तरह की अपॉर्चुनिटी आगे ग्रो करने की नहीं मिलती, तो वो फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं कि ना वो वहाँ से मूव कर सकते हैं और ना उसी कंपनी में उनको अपॉर्चुनिटी आगे दी जा रही है आगे बढ़ने की। तो इस सिचुएशन पे उस एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? आई थिंक एक बड़ी फेमस टर्मिनोलॉजी है, योर करियर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम वेट कर रहे होते हैं जी कंपनी कोई प्रमोशन दे, कंपनी कोई एक नॉच ऊपर लेके जाए तो हम ऊपर जाएंगे। आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, आपने खुद को कितना सिखाया, अपने करंट रोल के से 1 लेवल अप क्या सीखा और किस तरह उसको अप्लाई करके दिखाया, वो चीज़ इंश्योर करती है। आप ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनीज़ में कोई सक्सेशन प्लानिंग नहीं होती है, कि आप लेट सपोज मैनेजर के रोल के ऊपर आए हो तो आपके लिए इससे ऊपर कौन सा इवन इंक्रीमेंट की भी कोई पॉलिसी नहीं होती एनुअली जो लगती है। आई थिंक अगेन कंपनी टू कंपनी और सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। अगर क्योंकि मैंने एजुकेशन के अंदर काम किया और मैं अभी टेक्सटाइल के अंदर काम कर रही हूँ, टेक्सटाइल के अंदर यस पॉलिसी बनती है, एसओपी बनता है इंक्रीमेंट का, और पब्लिकेशन में कोई पॉलिसी नहीं है, इंडस्ट्री में पता लगना है नहीं लगना, कितना लगना है। लेकिन टेक्सटाइल्स क्योंकि आपका 55% एम्प्लॉयबिलिटी पाकिस्तान में अभी टेक्सटाइल सेक्टर देता है, तो वहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे अच्छा रिसोर्स आता है, उनको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप पहले खुद सोचें कि मैंने अपने करियर के लिए क्या किया। आपने कोई सर्टिफिकेशन एडिशनल ली, जैसे व्हेन आई केम मेरे पास ज़्यादा सर्टिफिकेशन नहीं थी, रिसेंटली आई हैव डन द सर्टिफिकेशन इन एचआर, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 नॉच ऊपर जाने के लिए मेरे पास ये 4 सर्टिफिकेशन है जो कि होनी चाहिए मेरे सारे प्रोफेशनल्स के। कॉम्पिटिशन है ना, वरना
अगर एक अच्छा रिसोर्स है और मैं खड़ी हुई हूँ और एचओडी की एक पोजीशन खाली हुई है, तो वो तो अच्छे रिसोर्स को रखेंगे, वो मुझे क्यों रखेंगे? डेफिनेटली। सो दिस इज़ नॉट एनजीओ। आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, इट्स एन गिव एंड टेक। आप जितना अच्छा दोगे आपको उतना अच्छा पे बैक मिलेगा। तो मुझे लगता है 10 साल किसी कंपनी में रहना वैसे ही एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अपने करियर के अच्छा। साथ। आपको एटलीस्ट 3-3.5 साल बाद मूवमेंट करनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है? कंपनी को भी फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा होता है। आपका एक्सपोजर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक माहौल होता है, एक वे ऑफ वर्क होता है, अपने चैलेंजेस होते हो। जब आप मल्टीपल कंपनीज़ के साथ काम करते हो और डिफरेंट सिचुएशंस में लर्न करते हो, तब आप जो प्रोफेशनल बनते हो ना, वो आप एक ही कंपनी में काम करके नहीं बन सकते हो। तो एटलीस्ट आपके जो इनिशियल करियर ईयर्स होते हैं उसमें आपको 2 साल 3-3.5 साल बाद स्विच करना चाहिए। वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा कंपनीज फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है ना। आपका जैसे न्यू चीज़ें आ गई, टूल्स हो गए, कंपनी स्ट्रक्चर चेंज हो गए, कंपनी जल्दी जल्दी से बदलना शुरू हो गई। इन्फॉर्मेशन की जो आपकी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरवेंशन ने बड़ी चेंज कर दी इंटरवेंशंस आ गई। अब आप मूवमेंट नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे आएगा? जब आपके पास 360 डिग्री पर पर्सपेक्टिव होता है, तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल होते हो। बिल्कुल ठीक। तो अगेन मूवमेंट करें, डिफरेंट कंपनीज का नॉलेज गेन करें, देन लेटर इन योर करियर आप स्टिक हो जाएं कि अब जी मैंने अपना टाइम इस कंपनी को देना है। और जब आप मूवमेंट करेंगे, आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप ग्रुप CHR होंगे या ग्रुप CEO होंगे किसी कंपनी के लिए। तो आप एक लार्जर स्केल के ऊपर बैठ के काम करेंगे। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही है, जितने भी ऐसे लोग जो कि बहुत बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस के ऊपर हैं आज, उनकी मूवमेंट थी। उन्होंने एक अच्छा टाइम पीरियड, एक सीखने वाला टाइम पीरियड एक कंपनी को दिया, उसके बाद दे मूव, दे लर्न। और कभी कभी ऐसा हुआ कि 3-4 कंपनी में लर्न करने के बजाय उससे बेहतर डेजिग्नेशन में उसी कंपनी पे आ गए, दोबारा आ गए। बिल्कुल, क्योंकि आपने खुद को अप स्किल कर लिया। तो कभी भी इस चीज़ के वेट में ना बैठेंगे कंपनी आपके लिए कुछ करेगी, वो सेकेंडरी चीज़ है। आपने अपने आप को अप स्किल करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेनी है। आज के दौर में अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करें। मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं अपनी नेटवर्किंग की वजह से मिली हैं। आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ माई नेटवर्किंग। डेफिनेटली। I got myself first job because of my networking and I was doing my thesis। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थीसिस के दौरान ही परमानेंट जॉब मिलती है, अदरवाइज आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। सो नेटवर्क 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। बिल्कुल। सो ये बहुत पावरफुल टर्म है। तो आप सेल कर रहे हो ना जॉब के ऊपर, तो व्हाट इज़ योर फेस वैल्यू? एंड देन जब ये पावरफुल कॉम्बिनेशन साथ आते हैं, योर नेटवर्क एंड योर स्किल, व्हेन इट कम्स टुगेदर, कंपनीज आपको हाथों हाथ लेने के लिए बैठी होती हैं, बिकॉज ऑलरेडी दे नो योर वर्क, दे हैव सीन योर वर्क। वो आपके काम को देख चुकी होती हैं। फिर जो दिखता है तो उतना दिखता भी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट का कितना अहम रोल है? मैंने देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट सिरे से है ही नहीं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पब्लिकेशन में नहीं है। किसी भी पब्लिकेशन कंपनी को आप उठा लें, HR इज़ नॉट देयर। और अगर है भी है तो ना होने के बराबर है। आई थिंक बहुत एक बड़ी इंटरवेंशन जब एवोल्यूशन हो रही थी इंडस्ट्रीज़ की, उसमें जब लोगों के ख्याल की बारी आई, जब लोगों पीपल सेंट्रिक हुई ऑर्गेनाइजेशन, जब इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया दुनिया में, काम से निकल के लोगों को ग्रो करने की बारी आई, तो आई थिंक एक डिपार्टमेंट का जब उन्होंने बनाया, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। हम कहते हैं जी हमारा तो जो कस्टमर है, जैसे रिटेल के लिए कस्टमर बाहर वाला होता है, हमारा तो कस्टमर इंटरनल होता है। आई थिंक हम दुनिया में अब जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं उनमें जितनी भी अच्छी पॉलिसीज़ देखते हैं या एम्प्लॉय एक्सपीरियंस देते हैं, जो एम्प्लॉय की वॉइस होती है वो HR डिपार्टमेंट ही होता है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेशक वो एक छोटे लेवल पे अपना HR बनाए, लेकिन बनाए ज़रूर। और वो सिर्फ HR वो नहीं हो जो बैठ के सैलरियाँ बना रहा है जी, सिस्टम में डालो इतनी सैलरी बन गई जी, सैलरी दे दी आपने। नो, इट इज़ मोर देन जस्ट गिविंग सैलरीज। लोगों की ग्रीवांस सुनना, उसको अंडरस्टैंड करना, कल्चर के इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट यही करते हैं बैठ के अच्छा जी कल्चर में ये मसला आ गया है, इसको सॉर्ट करने के लिए इंटरवेंशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी इसमें कोलैबोरेशंस बनाना, आपका जो टॉप मैनेजमेंट है और एम्प्लॉय है उसके दरमियान गैप कम करना, उनकी पॉलिसीज़ एम्प्लॉय फ्रेंडली बनाना, एम्प्लॉय को कंफर्ट देना, एक ऐसा इन्वायरमेंट देना जहाँ पे वो पुरसुकून आके जॉब सिक्योरिटी के साथ काम कर सके, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको पता ही नहीं है आज आप जॉब पे हैं, कल आपकी जॉब नहीं है। तो अगर कोई कंपनी आपको जॉब सिक्योरिटी दे रही है और आप 1 साल तक आपको उस कंपनी में देख रहे हो,
इट मीन्स कि आपकी कंपनी ऑलरेडी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस के ऊपर काम कर रही है, आपका एचआर इस चीज़ को वर्थ इट करता है, तो आपके अंदर ये परसेप्शन है, अदरवाइज़ ये तासुर ही नहीं होता ना आपके अंदर। सो एचआर की बहुत सारी डोमेन्स हैं, लोगों को शायद पता ना हो, क्योंकि लोगों के लिए अगेन एचआर इज़ पेरोल। अब एचआर में ट्रेनिंग्स भी हैं जो कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के लिए होती हैं। जब एम्प्लॉय ग्रो करता है तो कंपनी ग्रो करती है। फिर स्ट्रैटेजिक एचआर है जो कि ओडी इंटरवेंशंस करता है, जो कि देखता है कि बिज़नेस के साथ अलाइन हैं एम्प्लॉय या नहीं है, उनकी अलाइनमेंट किस तरीके से लानी है, जिसमें कभी वो आपको रिलैक्स भी करता है, कभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स इन्वायरमेंट है वहाँ पे आपको स्ट्रेच भी करता है, क्योंकि आपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं। सो अगेन आई थिंक पाकिस्तान बड़ा बेस्ट में रोल है इसका ना, उसका एचआर डिपार्टमेंट का। हाँ मीडिएटिंग रोल है, लेकिन अगेन अभी लोग इग्नोर किया जाता है इसको ऑर्गेनाइजेशन में मेरा ख्याल। समटाइम इग्नोर्ड और समटाइम ओवरबर्डन्ड, लेकिन आई थिंक इस पे इसके कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर एक आप सोचें अगर 15 डिपार्टमेंट है तो 15 डिपार्टमेंट की बात को सिंक करके एक एसओपी बनाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। और फिर वो 15 डिपार्टमेंट नहीं, आपकी मैनेजमेंट भी है जिसका शायद नज़रिया बहुत डिफरेंट हो सकता है। सो इट इज़ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट फॉर एनी कंपनी। और आप जितनी भी अगेन इंटरनेशनली मैं इसलिए एग्जांपल दूंगी क्योंकि वहाँ की कंपनीज़ की ग्रोथ की वजह ही ये है कि वो अपनी एम्प्लॉय को वैल्यू करते हैं, अपने एचआर को वो फ्रीडम देते हैं कि वो एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आएँ, और फिर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, मैक्सिमम अर्न भी करते हैं। और वहाँ पे आप देखें ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, इंडस्ट्री सालों साल चलती हैं, गुची है, शनैल है, तो मर्सिडीज लोग बैठे हुए हैं है, 15-15 साल से 20-20 साल से। लोग कब से बैठे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुई। 100% नहीं, आप किसी भी इंसान की ग्रीवांस को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन चेक, कंट्रोल, बैलेंस सिस्टम को लाना, डिसिप्लिन लाना, फेवरटिज्म के कल्चर को ख़त्म करना, इंश्योर करना कि जस्टिस हो रहा है, जो भी आपका प्रमोट हो रहा है वो फेवरटिज्म की वजह से नहीं हो रहा, आपके पीछे प्रॉपर सिस्टम बनते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, परफॉर्मेंस बेस आगे आ रहे हैं सारी चीज़ें। आपको जितना भी, अगर आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, इट इज़ नॉट जस्ट कि आप किसी के चहेते हो इसलिए आपको मिल रहा है। मिस पाकिस्तान में या लाहौर में कौन से ऐसे बड़े सेक्टर हैं जहाँ पे लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लड़कियों को टारगेट करना चाहिए कि वो इस सेक्टर में अगर जाती हैं तो उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं? आई थिंक लड़के हो या लड़की, जैसे मैंने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर 55% एम्प्लॉयबिलिटी देता है आपके पूरे पाकिस्तान की, तो लड़कियों के लिए वैसे ही कपड़े इज़ वेरी चार्मिंग। आप पैदाइशी डिज़ाइनर हैं, आप पैदाइशी अंडरस्टैंड करती हैं उस पर्सपेक्टिव को जो कि उस सेक्टर में ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टेक्सटाइल सेक्टर इज़ वन ऑफ द ग्रेट सेक्टर्स यू कैन वर्क इन। उसके बाद आपके छोटे मोटे सेक्टर्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन सेक्टर टेक्सटाइल से बाहर निकलें तो रिटेल में चली जाएँ, कहीं भी बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा हैं। आपका सर्विस इधर है, आपका केसरिया इधर है, बरीज़े इधर है, एथनिक इधर है, सफ़ायर इधर है। मेजरली जो टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं वो लाहौर से ऑपरेट कर रहे हैं, शायद इक्का दिक्का हैं जो कराची में हो, सो वहाँ पे आप जा सकती हैं। बाकी आई वुड नॉट से कि सेक्टर देखें, आई वुड से कि देखें आपका स्किल सेट क्या है, आपका माइंड क्या कहता है। अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपका माइंड सेट है तो आईटी सेक्टर ग्रूमिंग पे है, क्योंकि अब आईटी का बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होना है, तो सडनली ब्लूम आना है आईटी का। आईटी ने अब आने वाले दिनों में एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ होनी है, तो आप वहाँ पे देख सकती हैं। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सब बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन अगेन आपका रुझान किस तरफ है, आप किस पे काम करना चाहती हैं, आपकी पर्सनालिटी कहाँ पे सिंक करती है, कहाँ पे आप अपना बेस्ट इनपुट दे सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आने वाले वक्त में जो आईटी सेक्टर है, यही है, हर सेक्टर में ये इसका मेजर रोल होगा। आईटी तो अभी से आना शुरू हो गया, टेक्सटाइल में लोगों ने इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हर कंपनी में आई थिंक अपने सोशल मीडिया एक सेटअप हर कंपनी सर्विस प्रोवाइडर बन गया ना वो हमारे लिए। एचआर के टूल्स बनाने हैं, आईटी ने बनाने हैं, तो अगर आप एचआर को समझती हैं और आईटी को समझती हैं तो आपने एक और अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया। आपने रिपोर्टिंग के टूल बनाने हैं तो रिटेल के लिए वो एक टूल बना लिया, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो किसी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में। सो अगेन आई थिंक इट शुड नॉट बी कौन से सेक्टर ब्लूम करे, इट शुड बी आपका इंटरेस्ट किधर है, वेयर यू कैन गिव योर बेस्ट, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट एरिया, और आप उसमें कैसे जाके खुद को मनवाते हो। अगर आईटी का नाम आया तो सबसे पहले अगर आपका नाम आ रहा है लोगों के जहन में तो यू आर द बेस्ट। इट डजंट मैटर आईटी सेक्टर ब्लूम कर रहा है या नहीं कर रहा। कॉर्पोरेट सेक्टर में या ऑर्गेनाइजेशन में बॉसेस का रवैया जो होता है ना, वो बड़ा अनबिहेव बासफ़ा होता है। हमने ये टर्म भी सुनी है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो इस सेंस में जब मुझे 100% ये श्योर है
कि इस काम से बॉस मुझे कह रहे हैं ये कंपनी की फेवर में नहीं है, हम्म तो बॉस कह रहा है ये करो, हम्म इस सेंस में एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? आई थिंक बड़ा फर्स्ट मुश्किल टाइम होता है ये वाला, उस टाइम पे इस सिचुएशन को कैटर करना। आई थिंक बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट। ये आम ये तो नोशन अब concept है। खत्म होती जा रही है, क्योंकि अगर आप राइट है तो फिर तो आप पता नहीं स्पिरिचुअलिटी के कौन से लेवल में है जहाँ पे एक नाम इंसान नहीं जा सकता। अगेन यही फ़र्क होता है एक बॉस और एक लीडर के अंदर। बिल्कुल। और बिहेवियर्स की जहाँ तक बात है, अगेन एचआर जहाँ अच्छा होता है वो रेगुलेट करता है इन चीज़ों को। जैसे आपकी जो हरासमेंट है उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी सेक्सुअल हरासमेंट हो गई है या मेल फीमेल ने कर दिया। लेट्स सपोज आपको चीख रहा है आपका बॉस गैलरी में खड़े होकर आप पे किसी टास्क ना कंप्लीट होने की वजह से, ये भी हरासमेंट है। यहाँ सबके सामने आपकी इंसल्ट हो, इंसल्ट कर रहा है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है या गाली दे रहा है, ये भी एक टाइप ऑफ हरासमेंट है जिसका बिल्कुल लोगों को नहीं पता होता और वो लोग बर्दाश्त करते हैं। अगेन कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी ये चीज़ें वेरी करती हैं। अगर तो आपका बॉस भी ये चीज़ प्रमोट करता है उसको, वो कहता है जी काम ऐसे होता है, इसके बगैर काम ही नहीं होता लोगों से, या मेरा स्टाइल ऐसे ही है, मेरा स्टाइल ऐसे ही है, तो फिर तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप एचआर जितना मर्जी जोर लगा ले। आई थिंक ये वो चीज़ है जो कि आपकी अपर मैनेजमेंट से डाउन द वे आती है कि आप कहते हो कि नहीं मुझे ये कल्चर नहीं चाहिए। हाँ, काम नहीं कर रहा, आप काम नहीं कर सकते हो, खुदाफिज करें अच्छे लफ्ज़ों में किसी इंसान को, इज़्ज़त के दायरे के अंदर रह के। यस, अगर उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है ट्रेनिंग कराएं उसको ट्रेनिंग के लिए रेकमेंड करें। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो पिप पे डाल दें, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पे डाल दें। तो सिस्टमैटिकली परफॉर्मेंस को गेज करने के मल्टीपल टच पॉइंट्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। हम अपने मैनेजर्स को भी इसी तरीके से ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने लेट्स सपोज आप एचआर के पास आ रहे हो कि ये बंदा काम नहीं कर रहा, तो आपके पास ये तरीके हैं उसकी परफॉर्मेंस को गेज करने में या उसकी इंप्रूवमेंट लेके आने में। क्योंकि आपका यहाँ पे काम ये नहीं है एज अ बॉस कि आपने झिड़कना है, आपने डांटना है, अगले की सेल्फ इस्टीम को, अगर मैं ठीक हूँ मैंने जो कह दिया वो ठीक। हाँ, सेल्फ इस्टीम को डाउन करना है, आपने उसकी पूरी बात सुननी है, एक्टिव लिसनिंग करनी है, फिर सोचना है इसका प्रॉब्लम क्या है, देन उसको समझाना है जहाँ पे आप समझा सकते हो, एंड अगेन इस्लाह करनी है। और ये बड़ा सब्र वाला प्रोसेस है क्योंकि इंसानों के साथ ये मुश्किल होता है। हमें हमेशा ही लगता है कि हमारी बात ठीक है, लेकिन अगेन अगर आप मुझे कोई अच्छे रवैये के साथ समझाए कि इसका हमें ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, इस वजह से हम इस पाथवे पे चल रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड इट और वो आपकी बात मानते हैं। क्यों नहीं मानते? एम्प्लॉयज़ आपकी बात मानते हैं, लेकिन कहने का तरीका फ़र्क होना चाहिए। आप किस तरीके से अपने टीम को ट्रीट कर रहे हो, ये बहुत मैटर करती है चीज़ आपका एज अ मैनेजर। अगर आपका मैनेजर लेट सपोज नहीं करता तो सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एचआर की आती है कि रेगुलेट करे। और आई थिंक अगेन ये कल्चरल का एलिमेंट है, जो कंपनीज जिसकी मैनेजमेंट नहीं चाहती उनका ऐसा कल्चर हो, वो नहीं रखती हैं ऐसे मैनेजर्स को साथ। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स को उन्होंने खड़े खड़े निकाल दिए बिकॉज द मैनेजर्स वर स्ट्रीमिंग ऑन द एम्प्लॉय। बिल्कुल। तो वो रवैया उनको नहीं चाहिए था कंपनी के अंदर। सेल्फ रिस्पेक्ट कम्प्रोमाइज सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए। एक काम को निकलवाने के अच्छे तरीके हैं, सिस्टमैटिक वे को अपनाएं, उससे गेज करें, उससे निकालें किसी को, उससे रखें। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनल ज़ात कुछ भी नहीं है काम पे, आपका प्रोफेशनलिज्म है। आपके लिए डिसीजन वही राइट होना चाहिए जो कंपनी के लिए राइट है, जो कंपनी के लिए रॉन्ग है या नहीं कंपनी के लिए रॉन्ग। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसे सिनेरियो में फंस गए हैं तो द गुड रिकमेंडेशन इज़ टू लीव द कंपनी। क्योंकि आप अपने बॉस से कितना ही लड़ सकते हैं, अगर वो आपसे 1 नॉच ऊपर है या आपकी वे ऑफ वर्क उससे सिंक्रोनाइज नहीं करता है या आपको लगता है कि यार मेरा मैच ही नहीं करता, कंपैटिबल नहीं है हम दोनों, तो आपको फिर शिफ्ट करना चाहिए रेदर देन आप एक डेली की नोक झोंक में अड़े हो कि नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है, आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि आप उसके साथ एक पॉइंट इन टाइम पे जाके रिलेशनशिप बना सकते हो, तो टेक दैट चैलेंज और रिलेशनशिप बनाओ। और मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे आते हैं जो शुरू में नहीं बन रही होती बॉस से, बाद में वही लोग होते हैं जो सबसे अच्छे टीम वर्क कर रहे होते हैं। सो पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके बॉस बहुत डिफिकल्ट होते हैं लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि एवेंचुअली उसके बॉस को अप्रिशिएट करना पड़ता है। तो इट्स अ टू वे अगेंस्ट होने के बावजूद, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस के बावजूद, क्योंकि आपका काम बोलते हैं, आप उस बॉस की ज़रूरत बन जाते हो इन द टीम। तो काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस कोई और बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं है या वो बहुत ही कोई टॉक्सिक है या पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या जानबूझ के आपको ऐसे ड्रैग कर रहा है, उसमें एचआर का रोल आता है। एचआर भी काउंसिल करता है
क्योंकि बॉसेस भी 100% राइट नहीं हो सकते ना, उनको भी कभी काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, कभी उनको समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपकी मैनेजमेंट, आपका एचआर बैठ के उनको समझाता है, ऐसे नहीं आप ऐसे समझाएं, क्योंकि एक थर्ड पार्टी न्यूट्रलाइज करती है उस सिचुएशन को। और आप फिर अगर एक तीसरा बंदा बैठा है वो भी आपको वो बात करे, इट मीन्स उसमें कोई हिकमत है, उसमें कोई लॉजिक है जो शायद आप इस लेवल पे समझ नहीं पा रहे, आपको समझनी चाहिए। लेकिन हम सब अगेन क्योंकि ओपिनियनेटेड हैं, हमें लगता है जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन होता है, कभी बॉस भी ठीक होता है, एम्प्लॉय थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होता है, कभी बॉस डिफिकल्ट हो रहा है। सिचुएशन को समझना होगा कि सिचुएशन उस टाइम क्या है। अगर आप तो बहुत मैच्योर एम्प्लॉय हो, आप बनाने की कोशिश करते हो, आपकी पहली 2-3 एफर्ट्स, एटलीस्ट मिनिमम 3 एफर्ट्स होती हैं कि मैं अपने वे ऑफ वर्क को चेंज करके चेक करता हूँ कि मैं इसके साथ कंपैटिबल हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। बस ये अभी इसके ऊपर बात नहीं की, आपकी साइकोलॉजी की आपका डिपार्टमेंट है, तो हमने हरासमेंट के ऊपर बड़ी बात होती है। आम कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि एज ए मैन मैं ये समझता हूँ कि हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट है, लेकिन लड़कियां भी अपनी सॉफ्टनेस की वजह से वो भी मर्द को हरासमेंट कर रही होती कहीं ना कहीं। तो आप थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि हरासमेंट किस टाइप की होती हैं, या इससे बचने के लिए मर्दों को किस तरह ख्याल रखना चाहिए, या औरतों लड़कियों को भी किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप की हरासमेंट होती है। आई थिंक आपकी सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि हरासमेंट होती क्या है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। कोई चीज़ हरासमेंट नहीं भी होती, हम चुप करके बना देते हैं ये तो हरासमेंट हो गई है। सबसे अच्छा प्ले कार्ड यही होता है हमारे पास कि कोई हरासमेंट नहीं हो रही, हमने फ़ौरन से उस मुद्दे को हरासमेंट, कोई आपको समझा रहा है कि काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आपको मैनेजर ही समझा रहा है, आपने फ़ौरन से कह दिया जी ये तो मेरे साथ हरासमेंट कर रहा है, तो इसका नाजायज़ इस्तेमाल इस तरीके से भी होता है। तो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि हरासमेंट सिर्फ सेक्शुअल नहीं होती है, सिर्फ जिनसी तौर पे आप किसी को हरास नहीं कर सकते। नॉन वर्बल हरासमेंट होती है, वर्बल हरासमेंट होती है, साइबर हरासमेंट होती है। लेट्स सपोज आप एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो और कोई आपका मेल कोलीग है या फीमेल कोलीग है, आपको जाके स्टॉक करना शुरू कर दिया उसने सोशल मीडिया पे, और वो ऑफिस में आपको बता रहा है अच्छा कल आप उधर थी, आप इसके साथ इधर गई थी, आप कल उधर खाना खानी थी, मैंने इस लड़के के साथ आपको इधर देखा था। सो दिस इज़ हरासमेंट। बड़ा अहम पॉइंट है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के साथ सिर्फ काम कर रहे हो तो आप उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर जाके किसी भी किस्म की कोई इनपुट दो, अनलेस यू आर फ्रेंड्स, आप दोस्त हो, आप में वो कंफर्ट लेवल है कि आप एक दूसरे से ये बात करते हो। रिलीजियस हरासमेंट होती है, आपके कास्ट के ऊपर हरासमेंट हो सकती है। लेट सपोज मैं रिक्रूटर हूँ, मैं बोलूँ जी मैंने तो सिर्फ हराइयों को कास्ट करना है क्योंकि मेरी जो कास्ट है हराई है, मैं तो और किसी को रिक्रूट ही नहीं करूँगा, मैं तो बायस्ड हो गया, ये भी हरासमेंट है, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। शायद वो बंदा ज़्यादा एलिजिबल हो दूसरा जो कि हराई नहीं है। आप बोलो जी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही हायर करना है, मैं नहीं लूँगा पीयू से बच्चे, मैं नहीं लूँगा जीसी के, मैं लम्स खाऊँ तो लम्स ही लूँगा। सो ये भी एक हरासमेंट है वर्क प्लेस की, ये नहीं होनी चाहिए। फिर आपकी फेशियल जेस्चर, आपने जी लेट सपोज आप घूरी जा रहे हो एक बंदे को, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है वर्क प्लेस पे, यू आर नॉट, ये वाकई घूरती हैं, लड़कियां भी घूरती हैं, मेरे साथ भी हुआ है वैसे ये सच्ची बात है। चले किसी मर्द तो बंदा ना नहीं वाकई ये होता है, ये बात आपने की ना, ये घूरने वाली ये लड़कियों में होती है लड़कों में भी होती है, लड़कियों में भी होती है। आप देखें ना, आप लेट सपोज यू आर फ्रॉम अ कल्चर जहाँ पे औरत ने कभी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहना, आप एक कॉर्पोरेट में गए हो जहाँ पे औरत वेस्टर्न ड्रेस भी पहन के आ रही है, आप वो यहाँ घूम रही है, आप उसको यहाँ घूम रहे हो, यहाँ जा रही है, ये भी एक हरासमेंट है। आप अनकंफर्टेबल कर रहे हो एक बंदे को एक वर्क प्लेस के अंदर। सो अगर आपको समझ है कि ये कभी कभी ना अनकॉन्शियस होता है, आप लाशूरी तौर पे देख रहे होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता कि अच्छा आई एम डूइंग अ रॉन्ग थिंग, या मेरी वजह से कोई बंदा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो जब आपको समझ आ गई कि जी ये हरासमेंट आती है, अब आप उसको अवॉइड करो, आप उसको मिनिमाइज़ करो। और आई थिंक इसको हल इसका क्या है, सबसे अगर आपको लग रहा है किसी बंदे से ये चीज़ आ रही है तो सबसे पहली चीज़ आप बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि यार शायद इसकी वो इंटेंशन ना हो और मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं इससे पहले जाके बताता हूँ इसको। हम इसको कहते हैं कि कम्युनिकेट करना, फीडबैक देना अगले बंदे को जाके कि सर आपने मुझे ऐसे घूरा था। सेल्फ असेसमेंट ना कर लें पहले, सेल्फ असेसमेंट ना कर लें, बेनिफिट ऑफ डाउट लाजमी नहीं कि आपने इस सिचुएशन में ये बात की थी, मुझे लगा कि ये अच्छी नहीं है या मुझे ये पसंद नहीं आई, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप अवॉइड करें। जैसे होता है ना अक्सर समबडी इज़, औरतों के साथ ये ज़्यादा होती हैं कि आप थोड़ा सा ड्रेसअप होके आ रहे हो तो आपके मेल कोलीग ने भी आपको बोला आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज, उसको नहीं अच्छी लगी ये बात, उसको नहीं पसंद कि आप उसको उसने नॉर्मली कह दी है वैसे ही, हाँ उसको नहीं लगी, आपको लगा कि नहीं मैं कह सकता हूँ, उसके लिए बाउंड्री थी। अब आप एज अ फीमेल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उनको जाके कम्युनिकेट करूँ
और 1 to 1 करूँगी। ये नहीं कि 4 लोगों के सामने आपने भी उसको टॉन्ट करना जाके उसकी रिस्पेक्ट को ख़राब करना, उसको बताएं कि सर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आई वुड अप्रिशिएट कि नेक्स्ट टाइम हमारे दरमियान इस तरह की कोई लफ्ज़ों के एक्सचेंज ना हो। इट वुड बी बेटर, इट वुड हेल्प अस मोर टू वर्क एज अ टीम। सो ये अच्छा तरीका, कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपकी टीम बॉन्डिंग अच्छी होती है। आप हाँ, अगर वो मल्टीपल टाइम्स करी जा रहा है तो फिर तो वो एक आदी बंदा है जिसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली जाके एचआर को, फिर एचआर उसकी काउंसलिंग करता है, फिर एचआर की काउंसलिंग का असर भी थोड़ा डिफरेंट आता है। सो यस, अगेन अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझें कि किसकी, आप नॉर्मली हम किसी की बॉडी पे भी कर देते हैं ना कि तुम मोटे हो, तुम छोटे हो, तुम काले हो, ये भी हरासमेंट होती है हमारे माशरे में। तो ये तो नॉर्मल है, इन चीज़ों को टेंशन नहीं लेते हैं मर्द तो बिल्कुल सोचते नहीं है ये भी मुबीन, हम अक्सर इसको कह देते हैं मुबीन आप आज बड़े सोने लग रहे हो, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। हाँ, लेकिन अगेन द बेस लाइन इज कंफर्ट लेवल। हाँ, तो ये कंफर्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझें कि किसी की ज़ातियात पे, किसी के बिलीव्स पे, जैसे मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ हरासमेंट की ट्रेनिंग में कि मे बी एज अ मुस्लिम मुझे अच्छा लगता है बात बात पे माशाल्लाह कहना या इंशाल्लाह करना। मे बी कोई हिंदू हो आपकी वर्क प्लेस पे, उसको जय माता दी कहना बहुत अच्छा लगता हो जब वो एक्साइटेड हो, तो आप उस पर अगर हंस रहे हो तो आप उसको मतलब क्या फील करा रहे हो कि तुम मिसफिट हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हो। तो जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मल्टीपल कल्चर से, मल्टीपल कास्ट, रिलीजन के लोग आते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि अगर हमारी कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है रिलीजियस, अगला बंदा रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जब वो ऐसी कोई चीज़ कर रहा हो तो हम भी उसको इज्जत के साथ करें, ताकि अगेन प्रोफेशनल, हाउ प्रोफेशनल यू आर एट योर वर्क प्लेस मैटर्स अ लॉट। उसमें फिर आपकी वो सारी इंसानियत वाले जो पहलू हैं ना वो ऑटोमेटिकली इनकलकेट हो जाते हैं। वरना अगर मैं ये सोचूंगी एज अ मुस्लिम सोचूंगी, एज अ फीमेल सोचूंगी, एज अ मर्द सोचूंगी, या एज अ गर्ल और बॉय सोचूंगी, तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वर्क प्लेस के ऊपर। सो आप फिर एक ऐसा कल्चर बनाना है कि कोई भी बंदा आपके साथ काम करे उसको फ़िक्र ही ना हो, वो खुद को सेफ़ फील करे, नॉट ओनली फिज़िकली, साइकोलॉजिकली भी वो खुद को तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे उस इन्वायरमेंट के अंदर। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम कहते हैं जी हरासमेंट नहीं है। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आई थिंक ये मैनेजर्स को ही अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। मैनेजर्स आपकी हर चीज़ मैनेजर नहीं कर सकता, आपकी इनफरादी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप 2 साल के बच्चे नहीं हैं, आपको पता है सही गलत क्या है। आपने खुद पहले ऐसा कल्चर लाना है अपनी टीम के अंदर कि आपके साथ एटलीस्ट आप अपनी तो इंश्योरिटी लें ना कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा कि मेरे गिर्द कोई अनकंफर्टेबल हो। फिर आप किसी कॉलीग को करते हुए देखते हो, आप काउंसिल कर सकते हो उसको जाके। अगर लेट सपोज वो डिफ़िकल्ट पर्सन है, आप विसल ब्लो कर सकते हो जाके एचआर को कि ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे डिपार्टमेंट में, इसका कोई सोल्यूशन दें, एक नेगेटिव चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारे तो ज़्यादातर लोग विसल ब्लो करते ही नहीं है, वो कहते हैं अच्छा जिसके साथ हो रही है वो जाने। क्योंकि आप देखें ना फीमेल्स के साथ ये बहुत मुश्किल है, ये भी कह रहे हैं कि ठीक है इसके साथ ऐसा होना चाहिए। हाँ, हालांकि बड़ा कॉमन है, 2 गलत एक सही नहीं बनाते, आपके जो भी प्रॉब्लम हो उस बंदे के साथ, लेकिन अगर आपके किसी टीममेट के साथ गलत आया है आपको वॉइस रेस करनी चाहिए उस टीम के बंदे के लिए, क्योंकि फीमेल्स का ना ब्रॉटअप ही नहीं होता। जो मैंने फीडबैक वाली बात कही है, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है किसी मर्द को जाके कहना कि सर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट ना करें, क्योंकि हमारे बचपन से हमारा ब्रॉटअप वैसे नहीं किया। अब तो अगेन चीज़ें बदल रही हैं, जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही हैं, औरतें वोकल हो गई हैं, मुझे लगता है कभी कभी हद से ज़्यादा वोकल हो जाती हैं उस चीज़ में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनलिज्म के दायरे के अंदर रहते हुए मैंने कैसे अपनी बाउंड्री सेट करनी है, और मेरी बाउंड्री सिर्फ मुझे नहीं पता होनी चाहिए, मेरे काम करने वाले को भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या चीज़ें नहीं पसंद। और वंस यू नो इट, आप रिस्पेक्ट करें। आपके साथ अगर कोई खाना नहीं खाना चाहता तो इट्स फाइन, इसमें कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। एज अ मैच्योर पर्सन एक्सेप्ट करें। हमारे तो यहाँ कोई खाना ना खाए तो हम 10 बुराइयाँ उसकी वैसे ही कर देते हैं कि जी ब्रेक टाइम में ये हमारे साथ नहीं बैठता। हाँ, ये बड़े मसले हैं आजकल। तो अगर आज मेरे साथ बैठा है कोई, कल किसी और के साथ बैठ गया, ये देखें भाई ये डेली किसी के साथ उधर क्यों गया है, आपकी दोस्ती इस डिपार्टमेंट में क्यों है, लाइक यू आर नॉट किड्स, आप घर में नहीं बैठे हो, ये आपका ऑफिस है, ये आपकी जॉब है, यहाँ पे मैच्योरिटी होती है, यहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ नज़रिए हो सकते हैं, और आपके अंदर ये बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करो और अगले बंदे को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि हर बंदा रोज़ी के लिए बाहर निकला है और वो डिज़र्व करता है कि वो एक रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर रहते हुए वो अर्निंग करे। लोगों को सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती, उस सैलरीज टाइम पे ना मिलने की वजह से भी एक स्ट्रेस आता है बंदे के अंदर, टेंशन आती है। तो इस सेंस में किस तरह मैनेज करे एक लड़की या लड़का जिसको जॉब सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रही, या ऑर्गेनाइजेशंस को आप क्या पैगाम देंगी, कंपनीज जो टाइमली अपने डिपार्टमेंट को, अपने टीम को सैलरीज पे नहीं करती?
आई थिंक जैसे हम एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन अभी लगा रहे हैं कि उसको ऑन टाइम अपना काम देना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म के साथ देना चाहिए, इसी तरह कंपनी के एंड पे एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑन टाइम सैलरीज दें। हमारे तो इस्लाम में भी है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी जो उजरत है या उसके जो भी पैसे हैं उसको आपको देने चाहिए। यस, ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मुझे लगता है इसकी इम्प्लिकेशन बहुत बड़ी है। तो अच्छी कंपनीज अगेन इंश्योर करती हैं, क्योंकि जहाँ पे आप हम साइकोलॉजिकल सेफ्टी में बार बार एक वर्ड यूज़ करी हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। आज के दौर में जब इतने क्रंचेस हैं, आपका सिर्फ एक ब्रेड अर्न करने वाला बंदा है पूरे फैमिली के अंदर, तो आई थिंक मंथ की वन पे वो बिल्कुल एंड होता है। और अगर वो सैलरी नहीं आ रही, वो एक हफ्ता ये सोचता रहेगा सैलरी नहीं आ रही, सैलरी आ रही, तो वो काम कब करेगा? वो प्रोडक्टिविटी लेवल अगेन उसका रिड्यूस हुआ है एक्स्ट्रा थॉट्स की वजह से। तो ये कंपनीज़ को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए, नो मैटर व्हाट, आपकी जो सैलरी है एटलीस्ट फर्स्ट इज़ अ वेरी गुड। इससे अच्छी कंपनीज़ भी हैं जो 28 को दे देती हैं। तो फर्स्ट एटलीस्ट आपका जो बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए एचआर का कि इस डेट तक हमने सैलरी सारी मेक श्योर करके एम्प्लॉयज़ को देनी है, ताकि वो साइकोलॉजिकल सेफ फील करे, वो एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बने जो कि एथिकल कंसिडरेशन को, जो कि ह्यूमैनिटी भी फॉलो करती हैं, एज अ प्रोफेशनल भी यहाँ पे फॉलो करती हैं, उसको कंप्लीट करें। येस, आई अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम इतनी टर्बुलेंस में है, इतने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लक्चुएट करती हैं, फाइनेंशियली शायद मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखी हैं कुछ कंपनीज जो कि अपने सबसे वर्स्ट पीरियड में भी टाइमली सैलरीज देती हैं, टाइमली इंसेंटिव्स देती हैं, टाइमली कमीशन देती हैं, नो मैटर उनको कितना खसारा हो रहा है। तो जब आप किसी कंपनी को चूज़ करें, क्योंकि एक कंपनी आपको चूज़ करी है, आपने भी कंपनी को चूज़ करना है, सिर्फ ये ना देखें कि चले जी मुझे 3 लाख सैलरी मिल रही है, चले जाते हैं इस कंपनी में। देखें वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के बारे में फ़ीडबैक कैसा है, वहाँ पे सैलरी कितने डेट पे देते हैं, यहाँ की पॉलिसीज़ कहती हैं कैसी हैं, क्या वो पर्क्स एंड बेनिफिट कैसे हैं। आप भी अपना एक एनालिसिस करें, सिवाय इसके कि चले जी बस पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आपको 2 लाख मिल रहा है, 15 दिन बाद मिल रहा है, आधा महीना तो आपने स्ट्रेस में गुजार दिया, तो आपने वो जो 40-50 हज़ार का डिफरेंस किया, वो तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ को कॉस्ट में डाला ना, और आपको फ़ायदा नहीं। फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, इरिटेटेड रहोगे, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, फिर कहाँ सोच आएगी कि यार उस पर काम करना है, कहाँ सोच आएगी कि अच्छा ये ट्रेनिंग लेनी है। आपका जो बेसिक नीड है एक इंसान की, वही पूरी नहीं हो रही। जब टेंशन ये है कि बिजली का बिल नहीं दिया, और जहाँ पे लेबर्स हैं, आई थिंक हमारे जैसा तबका तो फिर भी मैनेज कर लेता है, जो लेबर क्लास होती है उसके लिए तो बहुत सेंसिटिव है। वो तो शायद एक दिन में मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज वैसे ही इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो एज अ कंपनी दिस इज़ योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऑन टाइम सैलरीज दें, नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एक एम्प्लॉय की सैलरी होनी चाहिए। कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में हसद बहुत ज़्यादा होता है, एक बंदा ऊपर जा रहा होता है, एक नीचे जा रहा होता है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि इसको मैंने ऊपर नहीं जाने देना। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगी, उन लोगों को क्या पैगाम देंगी कि जो एक राइट पर्सन जिसका हक बनता है कि वो ऊपर जाए, तो दूसरे लोग जो हसद कर रहे हैं उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे, तो वो क्या अपना रास्ता रोक रहे हैं कि या अच्छा, ये तो आई थिंक पाकिस्तान में जो MNCs भी हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ रेशो ऐसे लोगों की हमेशा रहती है, क्योंकि एक कॉमन ह्यूमन नेचर भी है कि आप मतलब हमें तो सिखाया नहीं गया कि ना हसद नहीं करना और आपने खुद को ग्रो करना, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ। अगर तो आप ऐसे इंसान हो जिसने उसके ऊपर काम किया और आपको कॉन्फिडेंट हो कि यार मुझे नौकरी मिल जानी है, या मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की चापलूसी करने की, मेरा स्किल सेट इतना अच्छा है, मेरी स्किल इतनी इम्प्रूव्ड है कि मुझे खुद पे आप इतना कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि मैंने कहीं ना कहीं अगर यहाँ नहीं कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। हसद उन एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा होता है जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या जिनको फियर होता है कि यार यहाँ से निकला तो फिर कहीं नहीं एडजस्ट होगा, क्योंकि मैंने तो उस पर कभी काम ही नहीं किया। तो वो एक जो आपका माइंड प्रोसेस होता है या थॉट प्रोसेस होता है, आपको इनकरेज करता है। फिर आप कहते हो चल मैंने तो कहीं जाना नहीं, इसको भी मैं कहीं नहीं जाने दूँगा। तो वो कहते हैं ना, वो केकड़े होते हैं, अगर आप उनको एक बकेट में डाल दो तो वो कोई भी ऊपर नहीं जाता, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे को लेग पुल कर रहा होता है। सो अगेन आई थिंक जहाँ कंट्रोल्ड वहीं पे होता है जहाँ पे HR अच्छा होता है, जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है मैनेजर से भी, एम्प्लॉय से भी। हर प्रमोशन के ऊपर पूरी एक्सरसाइज होती है, वो करने के बाद लोगों को प्रमोशन मिलती है। तो ऐसी कंपनीज़ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे कल्चर में हो जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे तो फिर आपका सर्वाइवल ही है। अगेन
आप बड़ा सोच समझ के किसी कंपनी को पिक करें। आपको ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी नोशंस होती हैं कंपनी के बारे में, फीडबैक एग्जिस्ट करता है कंपनी के बारे में, हर चीज़ आपको पता चल जाती है अगर आप नहीं भी हो एम्प्लॉय। कंपनी कैसे गए, सैलरी टाइम पे देती है नहीं, कल्चर कैसा है, लोग खुद को पुश करते हैं या पुल करते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर ही पता चलती हैं। लेकिन अगेन अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, आपने उस पर काम किया, आई थिंक आपको इन चीज़ों कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर वर्क, अपना बेस्ट दें, अपने काम का आउटकम दें, और आपको खुद ही लोग ले लेंगे, इस कंपनी में नहीं तो किसी और कंपनी में। बट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा खुली रहेंगी। लेकिन जो लेग पुलिंग वाले लोग होते हैं उनका कोई ज़्यादा टेन्योर नहीं होता किसी कंपनी में, एक टाइम आता है उनको छोड़नी पड़ती है, कंपनी उनको छोड़ देती है। सो इट्स अ कार्मा एज वेल। ये कुदरत का रूल है कि आप जब एफर्ट पुट कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिकली उसका रिवॉर्ड बैक किसी ना किसी सूरत में देते हैं। हाँ, मोमेंटरली मुझे लग सकता है कि ये मैं कहाँ गया हूँ या आ गई हूँ, या ये किस किस्म का कल्चर है, या ऐसा क्यों है, फ्रस्ट्रेट भी होता है। तो अगेन आपके पास भी तो ऑप्शन है ना टू पिक अ कंपनी। जब आप प्रोबेशन पीरियड पे होते हो तो उसमें आपने यही चीज़ देखना है। आप देखो कि क्या ये कल्चर के अंदर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, पॉलिटिकली क्या मैं इतना इंसेन हूँ, या मैं इन सारी चीज़ों को नेविगेट भी करूँ, उसके बाद मैं अपना काम भी अच्छे से करूँ और फिर डिलीवरेबल्स भी दूँ अपने। इफ़ येस वर्क इन दोज कंपनी, आप आई थिंक ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएंगे। इफ़ नॉट देन यू हैव टू थिंक, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन इन द मार्केट, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे जाके कंसिडरेट करें चीज़ों को। और हज़ारों कंपनियाँ मार्केट में, नॉट ओनली नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। अब तो जब से दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है, यहाँ से बैठे दुबई में लोग जॉब ढूंढ लेते हैं, कहाँ कहाँ लोग चले जाते हैं, सिर्फ आपकी स्किल सेट पे बेस्ड होते हैं ना। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए खुद खोल के रखें। ऑलवेज हैव अ बैकअप फॉर योर सेल्फ इन एनी वे व्हेन यू आर एम्प्लॉयड इन अ कंपनी। सो जो मैं बात कर रही हूँ, अगेन योर करियर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट नो अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। इस लास्ट क्वेश्चन, यंग गर्ल्स के लिए कोई मैसेज जो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहें, उनको क्या पैगाम देंगे एज ए ट्रेनर? डिग्री से थोड़ा सा बाहर निकलें, प्रैक्टिकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ड्यूरिंग योर डिग्री किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट हो जाएं। बहुत सारी कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप्स आती हैं, वहाँ पे जाएं, 6-7 महीने इंटर्नशिप करें, समझें बिज़नेस कैसे चलता है, किस किस्म की टूल्स रिक्वायर हैं यहाँ पे काम करने के लिए। 3-4 बेसिक टूल्स के नाम लेती हूँ, वो सीख लें। मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने वो नहीं सीखे, और मैं खुश भी हूँ कि उनमें से बहुत सारे मैंने सीख लिए। माइक्रोसॉफ्ट है, आपका एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, आपका कैनवा है, आपका जनरेटिव एआई है, आपके रिपोर्टिंग के कुछ टूल्स हैं, उनको सीख के आएँ। ये वो बेसिक लेवल पे स्किल सेट है जो आपको रिक्वायर होता है ऑन एंट्री लेवल टू बी इन अ कंपनी। उसके बाद आपकी जो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, लोगों से काम कैसे निकलवाना है, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, टेक्निकल कौन से पैरामीटर्स होते हैं, एचआर में कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं, वो आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएंगे। लेकिन इनिशियल लेवल पे ये कुछ सॉफ्टवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एंट्री लेवल पे बात करें। और साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन, एटलीस्ट जब आप इंटरव्यू दे रहे हो आपके पास 10-15 लाइनें अपने बारे में होनी चाहिए। और वो कैसे आएंगी, जब आप अपनी सोसाइटीज़ में काम कर रहे होंगे, आपके पास बताने को होगा जी मैंने फ़लानी सोसाइटी में ऑन दिस रोल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम किया और मुझे ये चीज़ें आती हैं। अगर आप मुझे एंट्री लेवल पे भी रखते हैं, आप बेसिक ये चीज़ें हैं 4 जो मैं संभाल सकती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अपनी करियर काउंसलिंग पे फोकस रहें। जॉब पे जाके ये नहीं सोचना कि मैंने कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी से सोचें, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, माइंड बना लें कि मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस पिक करें ताकि आपकी जो एफर्ट्स हों वो फोकस्ड हो। ये ना हो हवा में तीर चला रहे हैं, किधर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ना सही। अक्सर मैंने इंटरव्यू पूछा है तो मैं पूछती हूँ कि वाई HR, तो कहते हैं जी अच्छा कहीं और नहीं मिल रही थी तो हम HR एक्सप्लोर करने आ गए। फिर मैं कहती हूँ वाई लर्निंग एंड डेवलपमेंट। उनके पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों के आंसर लाएं। एक पर्पस ड्रिवन जो आपका काम होता है, या एक बंदा जिसके पास पर्पस होता है। अभी मैंने करंटली रिसर्च भी कंडक्ट किया, मास्टर्स के अंदर थीसिस था मेरा, जिसमें आई हैव कंडक्टेड अ रिसर्च के वो एम्प्लॉय जिनके पास सेंस ऑफ पर्पस होता है उनकी वर्क परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है। तो उससे रिजल्ट यही निकले हैं कि अगर आप में सेंस ऑफ पर्पस ज़्यादा है तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। क्योंकि आप जब किसी मकसद के साथ अपनी नौकरी करते हैं ना, चाहे वो कोई भी मकसद है आपकी लाइफ का, तो आपको किसी थर्ड फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही पुश हैं, खुद ही मोटिवेशन है, खुद ही इंस्पिरेशन है, खुद ही सीखेंगे, खुद ही हाथ मारेंगे,
खुद ही अपना सर्वाइवल ढूंढेंगे और उससे बेस्ट एम्प्लॉय नहीं होता कोई। अगर आप इट्स ऑन दी अदर हैंड बिज़नेस करना चाहती हैं, तब भी यही 4-5 टूल्स हैं जो आपके आने चाहिए। आपने बिज़नेस करना है तब भी आपने फाइनेंस शीट बनानी है अपनी, एक्सेल आना चाहिए। आपने बिज़नेस करना है, किसी को बताना है मेरा बिज़नेस क्या है, पीपीटी बनानी आनी चाहिए आपको। प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए आपको थोड़ा मार्केटिंग भी सीखना पड़ेगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्या पैरामीटर्स होते हैं। मे भी आपको इलस्ट्रेटर ना चलाना आता हो, फोटोशॉप ना चलाना आता, लेकिन आपको पता तो चले कि एक अच्छे डिज़ाइन के एलिमेंट क्या होते हैं, उसकी अलाइनमेंट क्या होती है। आपने कि अपने प्रोडक्ट के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी, बेसिक तो आपको कैमरा का पता होना चाहिए ना कि एंगल्स होते हैं, इस प्रोडक्ट को इस एंगल से शूट करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। वायरल कंटेंट कौन सा चल रहा है, एल्गोरिदम्स को कैसे स्टडी करना है, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, मार्केटिंग को कैसे लेवरेज करूँगी मैं, मेटा को कैसे लेवरेज करूँगी। सो ये तो वो चीज़ें हैं आप किसी भी जॉब के अंदर हो जो रिक्वायर होती हैं, क्योंकि ये बेसिक एक माइंड सेट है। तो इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, या अगर आपका बिज़नेस खोलने का इरादा है, मुझे लगता है ये राइट टाइम होता है और आपके पास प्लेंटी टाइम होता है इन चीज़ों पे सीखने के लिए। आई रिमेंबर जब कोविड आया था, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखी थी। मुझे आज तक इलस्ट्रेटर नहीं आता, लेकिन मुझे ये सेंस ज़रूर बन गई है कि एक अच्छे डिज़ाइन के एलिमेंट क्या है। तो मैंने जब अपने डिपार्टमेंट के लिए ग्राफिक्स बनाने होते हैं, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, आई कैन डू इट माई ओन सेल्फ। मैंने बिज़नेस करना है तो मैं खुद बना लूँगी, रेदर देन मैं एक बंदा हायर करूँ जी अब मुझे ग्राफिक्स बना दे। शुरू में आपके पास बजट नहीं होंगे इतने कि आप 10 बंदे रखें, आपके पास 3 लोग होंगे, उन्होंने ही सारे काम मैनेज करने होंगे। सो ये छोटी छोटी स्किल्स हैं, इनके ऊपर काम करें और घूमें फिरें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन आपकी जो ये उम्र है ना, आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, अ लॉट ऑफ एनर्जी टू लर्न एंड टू डिलीवर, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। और जब आप यहाँ पे कर लेंगे, एंट्री लेवल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इंटर हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसा यंग टैलेंट कंपनीज चाहती हैं फॉर देयर ग्रोथ। सो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, इस पर जितना काम कर सकते हैं करें, अपने काम और टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें। अभी 24/7 काम कर लेंगे तो आई थिंक अंग्रेज़ों की तरह हम भी 35 को बोलेंगे जी हम रिटायरमेंट पीरियड में हैं। हम क्योंकि हम काम लेट करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हम 50 साल 60 साल तक हम काम ही करते रहते हैं, तो हमने लाइफ तो वैसे भी इंजॉय नहीं की। सो वो एक एलिमेंट है, उस पर काम करें एंड होपफुली बेस्ट ऑफ लक, वट एवर यूर थिंकिंग उसको दिल से करें तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। बहुत ज़बरदस्त मिस अरूज फातिमा, लास्ट आपका जो मैसेज है बहुत लर्निंग है आज की वीडियो में। आई थिंक जितने हमारे जो यंगस्टर अपकमिंग आ रहे हैं, फ्रेश न्यू कमर्स, और जितने ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सब के लिए बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू थी कि आप इस किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो किस तरह आपने अपने आप को ग्रूम करना है, और अगर आप न्यू कमर हैं, अभी आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रही हैं तो किन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखना है। इस फातिमा ने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है कि आपको अपने कैरियर स्टार्ट करने से पहले कम से कम इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, ताकि आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप फ़ौरन जो है ना वो सिलेक्ट हो सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।